मैं वैद्य अरविंद पाठक। अभी आप लोगों को जो हम लोग प्रतिशय पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशय में हम लोगों ने प्रतिशय की निरुक्ति देखा और उसका हेतु देखा। प्रतिशय का फिर हमने सारा संप्राप्ति देखा। फिर कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशय के टाइप्स देखे। प्रतिशय जो है यह कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन रेनाइटिस, साइनोसाइटिस, यह अभी आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ये सर्दियों के मौसम में या जब सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि बीच में अभी बारिश हो गया था, चक्रवात आया था उड़ीसा और महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सीजनल चेंजेस जब होता है, ऋतु विपर्य, उसकी वजह से सर्दी जुकाम सभी लोगों को हो जाता है। तो इसकी चिकित्सा जो है ये आयुर्वेद में किस तरह से होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा क्या है वह अगर हम लोग जान लें तो दवाइयाँ तो 1.5 लाख तरह की दवाइयाँ हैं प्रतिशय के लिए। आप दवाई कुछ भी दीजिए वह महत्व नहीं है, आपका बेसिक प्रिंसिपल जो है चिकित्सा करने का वह सबसे क्लियर रहना चाहिए, तभी चिकित्सा सफल होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य बहुत है जो कफ का शमन करते हैं, शिरोविरेचन बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन कैसे चिकित्सा करना है, क्या चिकित्सा करना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है बेसिक सामान्य सिद्धांत वह जानना बहुत जरूरी है। तो सामान्य चिकित्सा में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र जो है उसमें 20 नंबर का जो चैप्टर है उसका पहला और दूसरा नंबर का श्लोक है। इसमें पीनस और प्रतिशय की चिकित्सा क्या बताया है कि सर्वेषु पिनेशे पिनसे वादो निवातागरगो भवेत् स्नेहन स्वेदन वमन धूम कंडुष धारणम वासो गुरुषणम शिरसा सुघनम परिवेष्टनम लघवम ललवणम स्निग्धम उष्णम भोजन द्रवम। इसका मतलब सभी प्रकार का जो प्रतिशय है, पीनस है, इसमें सबसे पहले बोला है कि निवात आगरगो भवेत्, मतलब ऐसे घर में हमें पेशेंट को रखना है जहां पर हवा नहीं लगती है। अगर हवा लगेगी तो फिर से वायु का प्रकोप होगा। वायु जो है वह कफ को पूरी तरह से निकाल के लेके आएगा, जबरदस्ती निकाल के लाएगा। कफ की तो दुष्टि होएगी लेकिन वायु जो है वह कफ को निकाल के आएगा, इसलिए हवा को नहीं लगने देना है। अगर हमें चिकित्सा करना है तो ऐसे जगह पे रखना है जो निर्वात हो। उसके बाद में बोल रहे हैं कि चिकित्सा में वायु की चिकित्सा करना है सबसे पहले, तब प्रतिशय की करना है। यह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये मत सोचिए कफ की चिकित्सा करना है, यहाँ पर वायु ने, अभी आपने श्लोक में पढ़ा होगा, वातम प्रति अधिमुखम श्यावो गमनम कपादिनम यत्र स प्रतिशय, मतलब कफ को नीचे कौन लेके आता है प्रतिशय करने के लिए, तो वायु लाता है। इसलिए चिकित्सा, और ये बेसिक चिकित्सा है, बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। वातम प्रति अधिमुखम, वायु ही कफ को नीचे खींच के लेके आता है और वह प्रतिशय है। तो इसलिए वायु की चिकित्सा क्या है, तो स्नेहन करना बहुत जरूरी है, फिर स्वेदन करना बहुत जरूरी है, फिर वमन। अब हमने पहले स्नेहन स्वेदन कर दिया, वायु को बैलेंस कर दिया, अब कफ की चिकित्सा करेंगे तो वमन कराना बहुत जरूरी है। और फिर धूमपान कराना है। धूमपान का हम लोग अष्टांग हृदय में चैप्टर पढ़ रहे हैं, धूमपान विधि, तो उसमें हम लोग कटु तिक्त कषाय रसात्मक जो द्रव्य हैं, खासकर जो शिरो विरेचन करें, ऐसे जो तीक्ष्ण द्रव्य रहे। और धूमपान में तो बहुत सारा है, स्नेहिक धूमपान रहता है, विरेचनिक धूमपान रहता है, शमन रहता है, प्रायोगिक रहता है, बृहणीय रहता है, बहुत सारा रहता है। यहाँ पर हमें शमन वाला और ये शिरो विरेचन वाला ऐसा धूमपान का योजना करना है। इसी तरह से गंडूश का प्रयोग करना है। बहुत सारे कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है उनका काढ़ा बनाए या फिर तेल सिद्ध करके और उसका मुंह में धारण करने से जो कफ है वो पिघल जाता है और वायु का भी शमन होता है। इसलिए ना गंडूश, और वो भी कोष्ठ होना चाहिए। यह जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अगर करेंगे तो हमारी चिकित्सा कभी फेल नहीं होगी। उसके बाद में सिर प्रदेश में हवा न लगे, इसलिए कान को ढक लेना चाहिए। कान को, ये मुंह को, ये सबको ढक लेना चाहिए, क्योंकि पक्वाशय कटी सकते श्रोत्रास्थि स्पर्श नहीं, श्रोत्र अस्थि, ये जो श्रोत्र है ये वायु का स्थान है, यहाँ पर हवा नहीं लगना चाहिए। इसलिए सिर को पूरी तरह से मफलर से, टोपी से आप लोगों को ढक देने का सबसे पहले ये जो विहारात्मक चेंजेस है वह पेशेंट में लाना चाहिए। उसके बाद में गर्म कपड़े, जैसे कॉटन के, कोई भी चीज है कॉटन का हो गया या फिर वुल का हो गया, मतलब स्वेटर वगैरह पिला पहना के रखना चाहिए। शरीर को गर्म रखना चाहिए, जितना शरीर गर्म रहेगा, कॉटन का हो या वुल का, जो जो बताया जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं उसे शरीर को ढक के रखना है कि ठंडी हवा ना आए और कफ का प्रकोप ना हो। उसके बाद में आहार में भी हमें चेंजेस लाना है। विहारत मतलब आहार में ऐसा लाना है, विहारात्मक तो हो गया, आहार में हमें क्या लाना है, तो लघु भोजन, हल्का भोजन देना है। अब क्योंकि हम लोग दीपन पाचन, अग्नि मान्यता की कोई भी बीमारी नहीं होती है। आम उत्पन्न होता है तो कफ दोष जो है वो क्लेदा कफ विकृत होता है, और हम लोगों ने देखा प्रतिशय में तर्पक कफ भी होता है। तो
कफ का जो स्थान है वो कहाँ पर रहता है, जो सब जगह रहता है, इसलिए लेकिन क्लेदक कफ ही सब जगह पोषण दे रहा होता है ना। तो क्लेदक कफ जो है वो बैलेंस रहे, इसलिए आम का पचना बहुत जरूरी है और अग्नि को प्रदीप्त होना बहुत जरूरी है। क्लेदक कफ में क्योंकि पहला मधुर अवस्था पाक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो मधुर अवस्था पाक में कफ दोष की उत्पत्ति होती है। तो मधुर अवस्था पाक कब अच्छा होगा, जब अग्नि अच्छा होगा। तो फिर वही तर्पक कफ को यहाँ लेके जाता है और विकृत करता है, अगर कफ विकृत हुआ तो। और वायु जो है वो कफ को लेके आता है, इसीलिए खान पान का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए लघु आहार देना है। उसके बाद में अम्ल रसात्मक आहार देना है, जो खट्टे हो और जो वायु का शमन करे, ऐसा देना है। खट्टे चीज देंगे तो अग्नि भी प्रदीप्त होती है और वायु का शमन होता है। लवण रस होता है, वह पित्त का शमन करता है, सॉरी, मधुर अम्ल लवण जो है वह कफ वर्धक रहता है। और यहाँ पर अम्ल लवण इसलिए दिया है कि अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, दोष के हिसाब से नहीं दिया है। अम्ल लवण है अग्नि को प्रदीप्त करे, जितना अग्नि प्रदीप्त होगा उतना क्लेदक कफ बैलेंस होगा। इसी तरह से स्निग्ध आहार देना है, स्निग्ध आहार से रुक्षता कम होगी, रुक्षता कम होगी तो वायु जो बार बार कफ को नीचे लेके आके सर्दी कर रही है वह कम कर देगा। उसी तरह से द्रवता कम करने वाले, क्योंकि यहाँ पे द्रव गुण से कफ दोष बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए शुष्क पदार्थ ज्यादा से ज्यादा देना है। फॉर एग्जाम्पल हम जो भी ये दे रहे हैं सूप और जूस, ये बंद कर देना है हमें। हमें जो भी रुक्ष चीजें हैं, जैसे जौ का आटा देते हैं, जौ का आटा जो रहता है ना, जिसको हम मराठी में सातूचा पीठ ऐसे बोलते हैं, तो यह प्रतिशय में कफ को ना ये सुखाता है। इसी तरह से जो दालें होती है उनका पिसा हुआ जो बेसन रहता है, वह उससे बनाए हुए चीजें देना तो प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि वो रुक्ष रहती है, रुक्ष चीजें, क्योंकि यहाँ द्रव गुण बढ़ा है। अगर बहुत ज्यादा कीचड़ है, वहां हमने मिट्टी डाल दिया तो वो क्या होगा, पानी को ऑब्जर्व है। इसी तरह से रुक्ष चीजें जब रहेंगे तो जो स्निग्धता है प्रतिशय में द्रव गुण से बढ़ा है और कफ बहुत ज्यादा निकल वो कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लेदक कफ का क्लीनता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये क्लीनता जो है वो तर्पक कफ को भी बहुत ज्यादा क्लीन कर रही है, और इसलिए बार बार पानी जैसा स्त्राव हो रहा है शरीर में। जो ये जो रहता है जलीय महाभूत, ये बैलेंस करने के लिए हमें रुक्ष चीजें देनी है, ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद में नवीन प्रतिशय जो रहता है उसको छोड़कर हमें जीर्ण प्रतिशय में घृतपान बोला है। नवीन प्रतिशय में आमावस्था रहती है, मतलब अग्नि जो रहता है मंद रहता है, उसमें हमने अगर घृत दिया तो और आम बढ़ेगा और ज्यादा प्रतिशय बढ़ जाएगा। इसलिए जब उसमें पहले दीपन पाचन दे, थोड़ा अग्नि प्रदीप्त हो जाए और प्रतिशय थोड़ा क्रॉनिक हो जाए, थोड़ा पुराना हो जाए, तब घृत पान करने का उपयोग बताया है। और ये हमें नहीं तो अगर कर दिया तो साइड इफेक्ट होता है, और यह चीज बेसिक चीजें लोग भूल जाते हैं प्रैक्टिस में। इसके बाद में स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद दें, वाष्प स्वेद दें। नाड़ी स्वेद आप छाती पे दे सकते हैं, आंखें बंद करके दूर से नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चेहरे पे नहीं देना चाहिए स्वेद। हम लोग ज्यादातर लंग्स पे देते हैं, या फिर पूरे बॉडी में नाड़ी स्वेद दें, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या वाष्प स्वेद, जो पेटी होती है स्वेदन पेटी, उसमें सुला दें तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से अवपीड़क नस से जो तीक्ष्ण द्रव्य है, जैसे सरसों का तेल है, ज्योतिषमती तेल है, क्योंकि अवपीड़क पीड़ा देके जो रस निकाला जाता है उसका नस्य देने से इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वमन का भी बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। प्रतिशय के पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग यही रखते हैं कि वमन करा दें। 7 दिन आप स्नेहन शोधन कराइए, मतलब आप उनको घी खिलाइए 7 दिन, और जितना वो मैक्सिमम खा सकते हैं। उसका अलग अलग मेथड है, कोई लोग वर्धमान मात्रा में घी पिलाते हैं, जैसे 50 ml, फिर सेकेंड डे 100 ml, कुछ लोग 50 ml से 75 100 ऐसे 25-25 ml बढ़ाते जाते हैं। अलग अलग मेथड है, अपने अपना परंपरा, अपना अपना प्रांत, अपने अपने गुरुकुल से सीखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे घृत देते हैं। अच्छे घृत देने से वो जितना सेहन होगा उसके साथ में स्वेदन देते हैं, फिर एक दिन विश्राम काल रख के, और जब उत्क्लेश हो जाता है पूरा, फिर नेक्स्ट डे सुबह बुलाते हैं और पेशेंट को हम लोग यष्टि मधु का फांट देते हैं और मदन फल का चूर्ण देते हैं, और उससे ना उल्टी आती है, और उल्टी में बहुत ज्यादा बलगम निकलता है, इतना ज्यादा गाढ़ा 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 कफ निकलता है ना, पूरा क्लेदक कफ।
क्योंकि कफ की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, तो आमाशय में हो रही है, मधुर अवस्था पाक में, और ये भी विकृत रूप से हो रहा है। विकृत क्यों हो रहा है, क्योंकि मिथ्या आहार विहार है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए गंदा जो कफ है जो हमें बॉडी में आवश्यक नहीं है वो निकाल दिया। जब वो गंदा कफ ही निकाल दिया तो अपने आप जो ऊपर विकृत है वह सब सूख जाएगा, अपने आप फिर बैलेंस हो जाता है। इसलिए वमन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर पानी, नेपाल से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और वह पूरे गंगा का जो बेल्ट है वहां पर पूरा बाढ़ कर रहा है, पूरा गंगा के एरिया में, पूरा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो हम क्यों ना नेपाल के नदियों को रोक दिया जाए, वहां बांध बना दिया जाए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा करती नहीं गवर्नमेंट, लेकिन अगर बांध बना दिया जाए तो बाढ़ आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्लेदक कफ को निकाल दे रहे हैं। क्लेदक कफ को निकाल दिया ना, मतलब जो विकृत ज्यादा जमा हुआ है वो निकाल दिया, तो सारे कफों को, वो जो तर्पक कफ है, अवलंबक कफ है, श्लेषक कफ है, सबको बैलेंस कर देता है। और यहाँ प्रतिशय में तर्पक कफ विकृत हुआ है, बोधक कफ विकृत हुआ है, क्योंकि रस का स्वाद भी चेंज हो गया है और तर्पक कफ के वजह से वायु खींच खींच के ला रही है। इसलिए वायु की भी चिकित्सा करनी है और कफ की भी चिकित्सा करनी है। कफ की चिकित्सा में वमन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसके बाद में आभ्यंतर अवस्था, आभ्यंतर जो दवाइयां हैं आभ्यंतर, वह दूसरी अवस्था देखना चाहिए कि उसमें कौन सा कंडीशन है पेशेंट का। अगर इसमें नासा स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है और नासा अवरोध है तो फिर दोनों का मेडिसिन अलग होता है। अगर पानी आ रहा है तो उसकी चिकित्सा अलग है, नाक एकदम ब्लॉक है, कंजेस्टेड है, तब उसकी चिकित्सा अलग होता है। इसी को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब नासा स्त्राव जो ज्यादा हो रहा है, नाक से पानी हो रहा है, बहुत ज्यादा जुकाम है, तो उसमें उष्ण और तीक्ष्ण और कफ को शोषण करने वाली दवाइयां देनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। वो लोग बोलते हैं प्रतिशय का ये फॉर्मूला दे दो, ये दे दो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ। और यह हमारे जो गुरुजी का नोट्स है ना, ये 500 साल पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो नोट्स आ रहे हैं, मतलब अपने शिष्य को जो लोग दे रहे हैं, वैसे मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है, वही मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि नासा स्त्राव जब हो रहा है प्रतिशय में, देखिए कितना अच्छे से एनालिसिस करके बताया है, तो उसमें उष्ण, तीक्ष्ण और कफ का शोषण करने वाली दवाइयां देना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हिंगुल का यूज कर सकते हैं, वत्सनाभ का यूज कर सकते हैं, कस्तूरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे बचना के द्रव्य कौन से हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वह कफ वातात्मक संप्राप्ति में, और यहाँ कफ और वायु के ही संप्राप्ति दिखती है, इसीलिए यह त्रिभुवन कीर्ति रस जब देते हैं तो दीपन पाचन है, कफ का शोषण करता है, आम का पचन करता है, तो बेस्ट दवाई है, यह बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से नाग गुटी करके एक दवाई आती है जिसमें हिंगुल डाला हुआ है, वत्सनाभ डाला है, कस्तूरी युक्त है। मैं एक लेक्चर में आप लोगों को नाग गुटी पे एक लेक्चर लूंगा, तो उसमें ना कस्तूरी है, हिंगुल है और वत्सनाभ है, तो ये सारे उष्ण द्रव्य हैं। तो यह बहुत अच्छा, नाग गुटी प्रतिशय में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें नासा स्त्राव हो रहा है उसमें अच्छा काम करता है। इसी तरह से कस्तूरी जो है वो बहुत ज्यादा उष्ण है, तीक्ष्ण है और कफ का शोषण करने वाली है, लेकिन यह कंटिन्यू यूज में नहीं रहती है। इसको थोड़े दिन तक यूज करते हैं कस्तूरी को और उसके बाद में बंद करते हैं। और कस्तूरी आप लोगों को मालूम है कि नाभि के हिरण के नाभि में रहता है, एक सुगंधित द्रव्य रहता है, और कस्तूरी के पीछे हिरण इधर उधर भागते रहता है, नाभि में ही पाया जाता है। वह कस्तूरी युक्त जो हम लोग दवाइयां देते हैं, एक फेमस दवाई कस्तूरी भैरव रस, वो जो सन्निपात ज्वर जो रहता है और श्लेष्मक ज्वर जब रहता है, श्लेष्मक सन्निपातक ज्वर, तो उसमें हम लोग कस्तूरी भैरव रस देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर कस्तूरी भैरव रस का कोरोना काल में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिनको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया और मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो गया, तो कस्तूरी भैरव रस जिसने भी दिया अपने पेशेंट को, सभी की जान बचाई जा सकी थी। मतलब इसीलिए कस्तूरी भैरव रस जो है उसका उपयोग जो है कफ का शोषण करने के लिए, फिर उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से वायु पे कंट्रोल करता है, इसीलिए कस्तूरी युक्त जो भी द्रव्य हैं उनका प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो भल्लातक है वो नासा स्त्राव में भी बहुत अच्छा काम करता है और नासा अवरोध है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से भल्लातक, दुष्ट प्रतिशय जो है या पीनस है, उसमें भी भल्लातक जो है, भल्लातक के कल्प जो है या भल्लातक का मेडिसिन है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी को सिद्धांत में रखते हुए भल्लातक वाले द्रव्य, जैसे कि भल्लातक परपटी का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को मालूम है परपटी कैसे बनाते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है।
और फिर भल्लातक आसव का प्रयोग किया जाता है। भल्लातक चिंचावटी करके एक आता है, इमली और भल्लातक इससे मिलके चिंचावटी, भल्लातक चिंचावटी इसका प्रयोग करते हैं। भल्लातक सिद्ध दूध का प्रयोग करते हैं। भल्लातक सिद्ध चावल का प्रयोग करते हैं, ओदन जिसको बोलते हैं। भल्लातक का खीर देते हैं। भल्लातक युक्त सेवई का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से भल्लातक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये किसको करना चाहिए? जहां पर कफ और वायु की संप्राप्ति हो। पित्त का यहाँ पे प्रकोप नहीं चाहिए, और पित्त का संप्राप्ति भी नहीं चाहिए, पित्त प्रकृति भी नहीं चाहिए, पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर दांत पाक होगा और भल्लातक के कल्प देंगे तो नाक से खून आने लगेगा। हमें भल्लातक का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को पता नहीं है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको ना अल्सर ये था, अर्श की संप्राप्ति थी। तो अर्श में जो तंबू वाले जो रहते हैं ना, खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाने, तंबू लगा लगा के जगह जगह वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और एक दो दिन करते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। एक दो दिन ही प्रैक्टिस में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो अर्श के पेशेंट में अब सबको मालूम है कि भल्लातक बहुत अच्छा है। वो लोग परंपरा से सीख के आते हैं। बहुत सारे लोगों ने भल्लातक खिला दिया, भल्लातक का चूर्ण लिया बीज का और कंटिन्यू खिलाते रहे। उससे ना अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और पेशेंट पित्त प्रकृति का था। हम लोग जो डॉक्टर है, हम लोग कैसे बोलते हैं, पित्त प्रकृति को अग्नितुंडी नहीं देना, कुचला के कल्प नहीं देना। कल एक वो डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आए थे संभाषा में, उन्होंने कुछ कुचला का कल्प खिला दिया था और रस सिंदूर खिला दिया था। तो उसकी वजह से पेशेंट को नाक से खून आने लगा। ये हम लोग को मालूम है, हम डॉक्टर्स हैं, हमको मालूम है कि कौन सा दवाई कहाँ पर देना है, कौन सा दवाई नहीं देना है, कौन सा साथ में कौन सा साथ में। यह प्रकृति परीक्षण का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो तंबू वाले को क्या है, वो उसने मेडिसिन दिया, बवासीर भी ठीक नहीं हुआ और पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, गायब हो गया। कहाँ गया कुछ मालूम नहीं। सिटी चेंज, सिम चेंज, मोबाइल चेंज, ऐसा वो लोग रहते हैं। और एक बार में वो कितना 80-90 हजार रुपया लेते हैं। और यही लोग जो है ना, जो पब्लिक है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं देगा। जो क्लिनिक में बैठे हैं ना, जो मतलब उनको देने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो तंबू वाले पे ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो लोग का ऐसा आडंबर रहता है कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं चिकित्सक। तो उनको देने के लिए 80,000-90,000 देते हैं। वो पेशेंट ने दिया था, ऐसे बहुत सारे पेशेंट ने दिया था। तो किसी को नाक से खून आने का बीमारी हो गया, किसी को पाइल्स हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया। भल्लातक का प्रयोग, यहाँ घुमा फिरा के यही बात करना है कि भल्लातक का प्रयोग पित्त प्रकृति वाला या पित्त संप्राप्ति में नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जो लोग कफ वातात्मक संप्राप्ति वाले हैं, या कफ और वायु का ज्यादा उसमें अनुबंध दिख रहा है, उनको भल्लातक के कल्प, जैसे भल्लातक परपटी, भल्लातक आसव, भल्लातक हिंगुल, भल्लातक चिंचावटी, भल्लातक सिद्ध क्षीर, मतलब दूध का प्रयोग करें, भल्लातक सिद्ध खीर का प्रयोग करें, भल्लातक सिद्ध सेवई का प्रयोग करें, तो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और यह पीनस और प्रतिशय, जो क्रॉनिक रेनाइटिस वाले रहते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। साइनोसाइटिस वाले को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बार बार होने वाला जो प्रतिशय है, जिनको कंटिन्यू बार बार होता है, हम दवाई देते हैं, ठीक होता है, फिर से होते जाता है, या फिर वो सेट्रिजिन और एविल लेते हैं, उन लोगों को दीपन, अच्छा से अग्नि को प्रदीप्त करना है और आम का पचन करने वाली दवाइयां देना है। तो इसके लिए संजीवनी गुट्टी, आप लोग को मालूम है, आयुर्वेद का रसकल्प है, जो दीपन पाचन कार्य करता है और अच्छे से आम का पचन करके यह इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से प्रतिशय में अगर नासावरोध है, पूरा नाक ब्लॉक है, तो उसमें शिरो विरेचन करने वाले द्रव्यों का नस से देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर सरसों का तेल वो डालें, या लहसुन सिद्ध सरसों का तेल वह डालें, वचा तेल डालें, ज्योतिषमती तेल डालें, या फिर आप लहसुन का स्वरस निकाल के नाक में डालिए, उससे नाक खुल जाता है। या फिर विक्स वेपोरब जो रहता है, यूकलिप्टस, जो नीलगिरी बोलते हैं संस्कृत में, उसका अगर रस आपको मिल जाए, या विक्स वेपोरब में तो डाला है, वो अगर डाल दे तो नाक बंद, नाक खुल जाता है। टीवी में भी एडवर्टाइज आता है। फिर भीमसेनी कापूर है, कपूर जो है भीमसेनी कपूर, उसका अगर नस से दे दिया जाए, मतलब तेल में घोल के, या फिर ऐसे विक्स वेपोरम में तो है पुदीना का स्वरस, जो तीक्ष्ण द्रव्य है ना, उनका नस से देने से प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रतिशय में अगर शिराशूल है, प्रतिशय की वजह से हेडेक बहुत कंटिन्यू रहता है। पेशेंट ऐसे आते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर हम लोग को ना 24 घंटे एसी में रहना पड़ता है, हमारा जो काम है वो मतलब कॉल सेंटर में काम है, तो हमें एसी में ही रहना पड़ता है, और एसी की वजह से एसी ज्यादा लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से हमें कंटिन्यू प्रतिशय रहता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करें? तो ऐसे पेशेंट में अगर कुमारी आसव कंटिन्यू दिया जाए, कुमारी आसव का साइड इफेक्ट नहीं होता, वो अगर कुमारी आसव दिया जाए
3 महीने दे के फिर थोड़ा दिन ब्रेक, फिर 3 महीना, ऐसे प्रतिशय में कुमारी आसव अगर दे दिया जाए तो प्रतिशय वो कंट्रोल में रहता है, जिनको एसी में काम है। इसी तरह से शिराशूल अगर बोलते हैं तो उनको अणु तेल या घृत का नस्य। मैंने ऐसे पेशेंट जो एसी में काम करने वाले आते हैं कॉल सेंटर से, क्योंकि यहाँ हमारे एरिया में इॉन आईटी पार्क है, पुणे का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, मतलब पूरे, तो फिर वहां पर ना, या जेंसार है, इॉन आईटी पार्क है, बड़े बड़े यहाँ कंपनी आईटी के। तो यहाँ पर के जो लोग आते हैं, विप्रो के भी आते हैं, इन्फोसिस के भी आते हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग आते हैं जो आईटी में। तो उनका वही काम है कि मतलब वैसा लाइफस्टाइल है कि एसी में ही रहना है कंटिन्यू। रात्रि जागरण भी होता है, प्रतिशय के सारे हेतु सेवन किया जाता है, मतलब उनको दिन में सोना, फिर दही खाना, फिर जो भी प्रतिशय के हेतु है वह सब होता ही होता है। फिर मिल्क शेक पीना, आइसक्रीम खाना, पार्टी होती है तो आइसक्रीम तो खाना ही खाना है। तो और वहाँ स्टॉल्स भी लगे हैं वो अंदर आईटी में कि आप ये खाओ वो खाओ, जो खाना है वो खाओ। और वहाँ खाना भी जो रहता है गुरु खाना मिलता है। तो अग्नि तो मंद हो गई और बैठे रहना है, वर्क लोड बहुत है, रेस्ट नहीं मिलता उतना। सैटरडे संडे मिलता है रेस्ट, लेकिन उतना नहीं मिलता। तो ऐसे पेशेंट में मैं बोलता हूँ कि घृत का नस्य करिए, या फिर आप अणु तेल का नस्य लीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में सर्पगंधा का चूर्ण मधु के साथ अगर हम लोग खाने के लिए देते हैं, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम को, तो यह प्रतिशय जन्य जो शिराशूल है उसमें सर्पगंधा का चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रतिशय में अगर शुष्कता बहुत ज्यादा है, पानी नहीं आ रहा है और नासावरोध भी है, ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग को बहुत ज्यादा रुक्ष और शुष्क पदार्थ तो देना ही है, क्योंकि वो नाक सूख गया है पूरा, लेकिन घृत का नस्य दें और अभ्यंतरता भी घृत का पान कराएं, तो शुष्कता जो रहती है वो कम हो जाती है। ड्राइनेस कम करने के लिए मैं तो शीर वाला तेल का नस्य देता हूँ, या तिल तेल का देता हूँ, या नारियल का तेल का देता हूँ, या घृत का देता हूँ। इसमें से कोई भी चूज करके जितना देंगे तो नाक में जो ड्राइनेस आ गई है वो ठीक। उसमें क्या होता है, कंजेशन रहता है, अंदर ही अंदर शोथ रहता है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जब प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि चना जो भुना हुआ रहता है, सूखा चना को भुना हुआ रहता है, उसको यहाँ मराठी में फुटाने बोलते हैं, उसका प्रयोग अगर करेंगे वो रुक्ष रहता है, वो कफ को सोख लेता है। सूखा चना का, या फिर नॉर्थ इंडिया में चना पीस के और उसका सत्तू बनाया जाता है और वह सत्तू खिलाया जाता है। सत्तू भरा रोटी भी रहता है, बहुत सारा मिलता है। तो या लिट्टी मिलता है। आप लोग बिहार साइड में जाएंगे, बनारस साइड में जाएंगे तो सत्तू को भून के, सत्तू किसका बनता है, तो चना का, चना जो रहता है उसको पूरी तरह से भून दिया जाता है और फिर उसको पीस दिया जाता है, और उसको फिर मसाले वसाले डाल के भून के और उसका अंदर वो ये करते हैं, स्टफिंग करते हैं और लिट्टी बनता है। लिट्टी चोखा जो मिलता है बनारस साइड में, तो वो पोटैटो का चोखा बनता है। तो उसका वो मतलब यहाँ उद्देश्य ये है कि वो अगर खिलाया जाए ना, जो रुक्ष चीजें हैं, तो उससे प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब भी पुणे में आते हैं या बाहर आते हैं तो हमें प्रतिशय हमेशा रहता है, लेकिन जैसे हम अपने गांव में जाते हैं बनारस साइड में, तो वहां पर लिट्टी चोखा रोज खाते हैं गरम गरम, तो हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और सरसों का तेल लगा के फिर स्नान करते हैं, तो एक तो सरसों का तेल भी प्रतिशय में बहुत अच्छा काम होता है।